हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स लाया हूं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, बट मोर ऑफन देन नॉट वो हमें कंफ्यूज कर देती हैं। जैसे कि एस्टेरॉयड, मीटियोरॉयड, ये सब क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द डिफरेंस। वैसे ही और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये सारी चीज़ें आज मैं अपने इस लेक्चर में आपको समझा दूंगा। बिफोर वी स्टार्ट, पिछला मेरा एक लेक्चर गया था जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं फुल लेंथ ज्योग्राफी कोर्स करा रहा हूँ कहीं पे। तो यस, मेरा एक फुल लेंथ ज्योग्राफी कोर्स चल रहा है, मैपिंग भी चल रहा है ऑन यूपीएससी वॉरियर्स। आप वहाँ पे आएंगे, मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ेंगे जहाँ पे आप मेरे से लाइव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। नाउ बिफोर दैट, बिफोर हम स्टार्ट करें, मैं एक लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप वो सब कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं विद एस्टेरॉयड, मीटियोरॉयड, मीटियोर और मीटियोराइट। ये सब क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो विद एन एग्जाम्पल आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं। इफ दिस इज अर्थ, लेट अस अज्यूम दिस इज अर्थ, ये जो है अर्थ है, और अर्थ का मैं आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना रहा हूं। अगर ये हमारा अर्थ का जो ये आपको येलो कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्टेरॉयड क्या है। एस्टेरॉइड्स जो हैं ये रॉकी सबस्टांसेस होती हैं जिनका एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होता है जहां पे ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, लेकिन इनका साइज एज कंपेयर टू प्लैनेट्स कम होता है। तो एस्टेरॉयड मान लो आप, ये कोई रॉकी सबस्टांस है जो आपको स्पेस में मिलेगी। दिस इज एन एस्टेरॉयड, रॉकी सबस्टांस दैट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, लेकिन इनकी साइज जो होगा नॉर्मली प्लैनेट से कम होगा। क्लियर? तो ये हमारा एस्टेरॉयड है। इज दिस क्लियर? नाउ देखो क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे कोलिजन की वजह से या ड्यू टू सम अदर रीजंस इसका कुछ पार्ट टूट जाएगा। लेट अस सपोज कि इसका ये पार्ट जो है यहाँ से टूट जाता है, ओके, और ये एक अलग सा पार्ट बन जाएगा यहाँ पे। सो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, इसकी ये जो पार्ट टूट गया है एस्टेरॉयड का यहाँ पे, इसको हम मीटियोरॉयड कहेंगे। दिस इज मीटियोरॉयड। ओके, एस्टेरॉयड और मीटियोरॉयड में आप फर्क समझ में आ गया। ये भी स्पेस में होता है और ये भी ऑर्बिट करता है सन को, बिकॉज ये एक इसका पार्ट है जो टूट गया है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट है जो यहां से टूट गया है। एस्टेरॉयड बड़ा होगा, मीटियोरॉयड ऑब्वियसली छोटा होगा। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एस्टेरॉयड और एनी अदर थिंग जो यहाँ पे टूट के स्पेस में रह जाता है। इज इट क्लियर एस्टेरॉयड क्या है और मीटियोरॉयड क्या है? उसके बाद अगर ये पार्ट आके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया, मीटियोरॉइड ही अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया, इफ इट इज एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो इसको हम मीटियोर कहेंगे। तो मीटियोर क्या है? जब एक एस्ट्रॉइड या कोई भी ऐसी चीज अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करे। नाउ अर्थ के एटमॉस्फेयर में इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन की वजह से एंड सम अदर रीजंस, यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि ये बर्न अप हो जाएगा इन द एटमॉस्फेयर। बर्न अप होने की वजह से एक फायर बॉल जैसा यहाँ पे दिखने लगेगा, तो उस चीज को हम मीटियोर कहते हैं। ये जो है एक फायर बॉल जैसा यहाँ पे दिखेगा। इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा, ये सारी चीजें जो है ना, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, दैट इज अ मीटियोर। मीटियोर जब अर्थ एटमॉस्फेयर में आएगा, दैट बर्न्स अप यूजुअली, दैट इज अ मीटियोर। ठीक है, टूटता हुआ तारा इज अ मीटियोर, शूटिंग स्टार। क्लियर? तो एस्टेरॉयड आपको क्लियर हो गया क्या होता है, मीटियोरॉयड भी क्लियर हो गया, मीटियोर भी क्लियर हो गया। उसके बाद आते हम मीटियोराइट। नो, यहाँ पे डी है और यहाँ पे टी है, मीटियोराइड और मीटियोराइट। मीटियोराइट जो होता है, यही मीटियोर जो है बर्न अप हो जाता है, एज आई टोल्ड यू। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी तरह बर्न ना होके कुछ पार्ट ऑफ इट जो यहाँ पे पहुंच जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो हमारा कहलाएगा मीटियोराइट। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज? जो एक एस्टेरॉइड होगा वो एक बड़ा होगा एज कंपेयर टू मीटियोरॉइड, उसके बाद जब वो बर्न हो जाएगा, दैट्स अ मीटियोराइट, जब वो बर्न हो रहा होता है, और फाइनली जब वो अर्थ पे कोई भी पार्ट उसका आएगा, नॉर्मली वो सारा बर्न ही हो जाता है, बट देयर इज सम पार्ट अगर कुछ अर्थ पे पहुंच गया, दैट इज मीटियोराइट। सो ये सारी टर्म्स, जैसा कि हम सोचते हैं कि एक ही है, सेम है, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द सेम थिंग, इनकी अलग अलग मीनिंग है। तो दिस इज अ डायग्राम जहां पे आप देख सकते हैं। अगर आप ये वाली इमेज देखेंगे, दिस रॉक, दिस इज एस्टेरॉइड, क्या है?
रॉकी बॉडी स्मॉलर देन अ प्लैनेट। इससे जब कोई हिस्सा टूट जाएगा, कोई पार्ट इसका टूट गया कहीं से, तो यहां पे हमको एक मीटियोरॉइड मिलेगा। ठीक है, मीटियोरॉइड, तो एस्टेरॉइड से ही मीटियोरॉइड मिलेगा। और उसके बाद ये फायर बॉल जो आप देख रहे हैं, बिकॉज ये बर्न हो रही है, दिस इज अ मीटियोर, ये हमारा मीटियोर कहलाएगा। ओके, क्लियर यहां तक? अगर आपको कोई भी होगा आप कमेंट्स में पूछ लेना। तो ये हमारा मीटियोर हो गया। और फाइनली कुछ पार्ट जो यहाँ पे ये वाला आप देख रहे हैं, ये अर्थ तक पहुंच चुका है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ मीटियोराइट। डिफरेंस आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ लेना। तो आप अभी मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो जो मैं आपको पूछ रहा हूं। अभी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जो न्यूज में काफी है, अबाउट द मिनी मून और द अर्थ सेकेंड मून। आप मुझे बताइए कि उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका क्या नाम रखा गया है, इट्स इन न्यूज। नाउ coming to our second this term today, that is the relative humidity, absolute humidity और humidity capacity। ये भी मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूं। सी, सबसे पहले आप एक बाल्टी यहां पे हम ले रहे हैं, दिस इज अ बकेट। ठीक है, ये एक बकेट है, दिस इज जस्ट अ बकेट। आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाद में हम कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे। ये बकेट मान लो 10 लीटर का है, इसकी कैपेसिटी जो है वो 10 लीटर है। ओके, दिस इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द बकेट, 10 लीटर। तो इसको हम कहेंगे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। कैसे रिलेट करेंगे, पहले आप ये समझ जाओ। टोटल जो कैपेसिटी है दैट इज द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी होती है? एयर की। एयर के साथ हम बाद में रिलेट करेंगे, अभी आप बकेट से समझ जाओ। दिस इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, दैट इज द टोटल कैपेसिटी। अभी बाल्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि इसमें कितना पानी डालेंगे, दैट इज डिफरेंट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी। जस्ट सपोज कि ये खाली है अभी, इसकी टोटल जो कैपेसिटी है दैट्स 10 लीटर्स। अब अगर हम इसमें पानी भर देंगे, तो पानी भरने की वजह से फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने पानी भर दिया है, 5 लीटर का पानी भर दिया है हमने, ठीक है, हाफ। तो जितना पानी इसमें एग्जैक्टली अभी प्रेजेंट है, ठीक है, 5 लीटर्स अगर इसमें पानी प्रेजेंट है अभी, 5 लीटर पानी इसका कहलाएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब कितना वाटर प्रेजेंट है इन द क्लाउड। ठीक है, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, कितना उस टाइम पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है इन द एयर, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो आपको ह्यूमिडिटी कैपेसिटी समझ आ गया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी समझ में आ गया। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत सिंपल है, जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसको डिवाइड कर लो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, दैट इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी? जो आपकी इस टाइम पे वाटर या ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है इन द एयर, उसको जब आप डिवाइड करेंगे टोटल कैपेसिटी से, जो ये बाल्टी है हमारा, इसकी टोटल कैपेसिटी 10 है और इसमें जो कंटेंट है अभी 5 ही है, तो 5 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, दैट विल बी योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सपोज अगर यहाँ पे हमारा है इट्स 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे 50% होगी। आपको समझ आ रहा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब आप इससे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ह्यूमिडिटी जहाँ पे मैं बकेट दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आप एयर मास को एज्यूम करो, जहाँ पे एयर पार्सल है, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, दैट इज द एब्सोल्यूट रिलेटिव सॉरी द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, और उसमें कितना अभी कंटेंट प्रेजेंट है, कितना मॉइस्चर है, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जब आप इनको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई विद 100, दैट विल गिव यू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेसिपिटेशन फैक्टर्स। जैसे कि अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है हमारी वो और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बराबर हो जाए, दैट इज 10/10 फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे हमारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगी दैट विल बी 100। ओनली देन द रेनफॉल, नॉट ओनली देन बट उस टाइम पे बारिश होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आप ऐसे समझ लो, जो ये हमारा बकेट है, इससे पानी बाहर कब आएगा, कब बाहर आएगा इससे पानी? तभी बाहर आएगा जब ये पानी हम पूरा यहां तक ऊपर तक भर दें। अगर ये 10 लीटर का बकेट है तो इसमें हम पूरा 10 लीटर का पानी भर देंगे, तो उसी टाइम पे पानी बाहर आएगा। सेम थिंग विल हैपन विद द एटमॉस्फेयर एज वेल। वहां पे सबसे ज्यादा चांस कब रहेगा पानी बाहर आने का? जब वहां पे जाके जो हमारी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है बराबर हो जाए, पूरा एयर सैचुरेट हो जाए, वहां पे रेनफॉल के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। दैट इज व्हेन वी से दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 100, तो बारिश भी होगी। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो जहाँ पे मैंने बकेट रखा है वहाँ पे एयर समझ लो। दिस इज नॉट द ओनली रीजन फॉर द रेनफॉल, देखो ये टेम्परेचर के साथ भी काफ़ी रिलेटेड है, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू द टर्म्स। जब हम रेनफॉल पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ओशंस और टाइड्स की। ये बेसिकली क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। दोनों ही केसेस में जो ओशन का पानी होता है वो मूव करता है, बट डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस रहता है कि मूव किस वजह से कर रहा है। ओशन करंट्स किस वजह से होती है, टाइड्स किस वजह से होती है, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड अ टाइड। देखो अगर हम ओशन करंट्स की बात करेंगे, इसको कौन सी चीज ड्राइव करती है? ड्राइव करती है इसको विंड्स या ग्रेविटी, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड्स, मोस्टली विंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो ओशन करंट्स के लिए यूज होती हैं। बट बाकी फैक्टर्स भी हैं इसमें, टेम्परेचर का भी काम होता है, सैलिनिटी एंड एवरीथिंग इज देयर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन टाइड्स किसकी वजह से होती हैं? टाइड्स कैसे होती हैं? अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इफ दिस इज विजिबल, तो यहाँ पे आप एक चीज देखो कि ये जो ये मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द अर्थ, और ये जो आउटर सर्कल है इसका, जो ये वाला है, ये हमारा टाइडल बल्ज है। देखिए ये हमारा जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज अर्थ, और जो इसके बाहर का रीजन है ना ब्लूइश, ये हमारा टाइडल बल्ज है। ये कैसे हो रहा है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, दिस इज द मून, ये हमारा मून है। ठीक है, मून इज अट्रैक्टिंग, मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो यहाँ पे टाइड्स हैं, पानी खींचा चला जा रहा है टुवर्ड्स द मून, ये उठ रहा है, इज गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द मून, जिसकी वजह से टाइड्स बन जाती है। सो बेसिकली टाइड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। सन का भी इसमें रोल है, दैट इज टू टाइप्स ऑफ टाइड्स आर देयर, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। ये तब होगा जब सन की डायरेक्शन मून के साथ होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा लग जाएगा, जिसकी वजह से टाइडल बल्ज होगा ज़्यादा बढ़ा, मतलब टाइड्स हाई टाइड्स कहलाएंगी या स्प्रिंग टाइड्स कहलाएंगी। ठीक है, अब अगर ये परपेंडिकुलर होगा सन और मून, जैसे कि यहाँ पे है सी, दे आर एट 90 डिग्रीज, तो टाइड्स तो बनेंगी पर उतनी हाई नहीं बनेंगी। अब देखो यहाँ पे टाइड्स उतनी हाई नहीं है एज कंपेयर टू द फर्स्ट। तो हैव यू अंडरस्टूड कि टाइड्स कैसे बनती हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। सन का भी इसमें रोल है, बट मोस्टली इट्स बिकॉज ऑफ द मून। और करंट्स कैसे बन रही थी? बिकॉज ऑफ द विंड्स एंड अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। अब ये दो केसेस तो आपने देख लिए, इसमें जो ओशन वाटर है वो कैसे मूव करता है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर। ये आपके सामने जो डायग्राम है ये करंट्स की डायग्राम है। ठीक है, करंट्स में अगर आप देखेंगे तो कैसे ये मूव कर रही है चीज़ें, दीज मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो करंट है ऐसे फॉरवर्ड जाएगी, कुछ आपको एरोज ऐसे वापस आते हुए दिख रहे होंगे, तो यही होगा, दिस इज द करंट। आगे जाएगा पानी, वापस आएगा, इसमें बहुत सारे करंट्स होते हैं, इक्वेटोरियल करंट हो गया, काउंटर इक्वेटोरियल करंट हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, ऑगहोलिस हो गया, बहुत सारी करंट्स है, डिपेंड्स ऑन कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो पानी आगे पीछे जाता है ओशंस में, मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब अगर हम बात करें टाइड्स के बारे में, तो टाइड्स कैसे होते हैं? अगर ये ओशन सरफेस है, टाइड्स विल बी अप एंड डाउन, मूवमेंट ऑफ द वाटर विल बी अप एंड डाउन इन केस ऑफ द टाइड्स। जबकि हम करंट्स की बात करेंगे तो वहां पे पानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेगा। तो दैट्स क्लियर कि कैसे होती है चीज़ें। तो अब बात करते हैं एक और टर्म की, दैट इज लावा एंड मैग्मा। ये बहुत सिंपल है, लावा क्या है और मैग्मा क्या है? मैग्मा होता है कि वही चीज़ जब अर्थ के मोल्टन रॉक्स एंड ऑल, जब अर्थ के अंदर है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे नहीं है, नॉट ऑन टॉप ऑफ द सरफेस बट अर्थ के अंदर। यहाँ पे आपको पता होगी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो दिस इज द एस्थेनोस्फीयर, जहाँ पे सेमी सॉलिड लेयर है, जहाँ से सारा लावा एंड ऑल दैट कम्स टू अर्थ। तो यहाँ पे जब हम चीज़ों को देखेंगे उसको हम मैग्मा कहते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, इनसाइड ऑफ द अर्थ में, यही मॉल्टन रॉक्स जो होते हैं सेमी सॉलिड, दीज आर कॉल्ड द मैग्मा। यही चीज़ जब सरफेस पे आएगी इसको हम लावा कहते हैं। इज इट क्लियर? इतनी डिफरेंस नहीं है, बस लोकेशन बेस्ड है। अगर अंदर है, इनसाइड ऑफ द अर्थ है, इट्स मैग्मा, अगर बाहर आ गया तो इट्स लावा। क्लियर? तो लेट्स मूव। अब बात करते हैं इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टाइस पे। इससे पहले कि हम इस पे बात करें तो मैं आपको ये भी डायग्रामेटिकली ही समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दिस इज द अर्थ, ठीक है, आपको पता होगी अर्थ पे इक्वेटर है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दीज आर द लैटिट्यूड्स जो कि 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे क्या होता है, जब आप सन की मूवमेंट देखोगे ना, एक्चुअली सन मूव नहीं करता है, अर्थ ही मूव करती है, बट सन जो है वो इन लाइंस को पार नहीं करता है, दैट विल गो टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस इन द नॉर्थ, और साउथ में भी इसको क्रॉस नहीं करता है। इसके बाद सन टर्न करता है, ठीक है, यहां तक इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पार नहीं जाता है, यहां तक ये मैक्सिमम करता है, और उसके बाद वापस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी क्रॉस नहीं करता है। दैट मीन्स वंस इन ए ईयर सन यहां पे होगा और वंस इन ए ईयर यहां पे होगा। इक्वेटर पे कितनी बार होगा? 2 बार। एक बार ही जब ऊपर जा रहा था तब होगा, फिर जब वापस नीचे की तरफ जाएगा तब भी होगा। तो इक्वेटर पे अगर यहाँ पे एक बार हुआ, यहाँ पे एक बार हुआ, यहाँ पे 2 बार हुआ, ठीक है, गॉट इट, कि सन इसके पार नहीं जा रहा है। तो जो सोलिस्टाइस है वो होता है कि जब सन यहाँ पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, दैट इज द सोलिस्टाइस। समर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस, डिपेंड्स कि कहाँ पे होगा। तो सोलिस्टाइस मीन्स जब सन अपनी हाईएस्ट जगह पे जाएगा या लोवेस्ट पॉइंट पे जाएगा, दैट इज सोलिस्टाइस। और इक्विनॉक्स क्या होता है? जब सन इक्वेटर पे होगा। तो ये हमारी डायग्राम से आपको अब समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो सन जो है ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ है, दैट मीन्स दिस इज अ विंटर सोलिस्टाइस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सोलिस्टाइस समझ में आ गया? दिस द मैक्सिमम, जो मतलब मैक्सिमम हाइट पे गया या लोवेस्ट आ गया, एंड दिस पोजिशन इज द इक्विनॉक्स। ये कंडीशन कब होती है? स्प्रिंग और ऑटम में, जहाँ पे डेज एंड नाइट्स भी आपको नॉर्मली इक्वल लेंथ के ही दिखेंगे अराउंड दिस रीजन। इज इट क्लियर? अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं कि इस स्प्रिंग इक्विनॉक्स, सॉरी हाँ, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स क्या होता है। ऑटम इक्विनॉक्स का एक और नाम है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स का, सॉरी, इसका एक और नाम है, वो आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि क्या कहते हैं स्प्रिंग का। एंड देन वी हैव सोलिस्टाइस ऑफ समर एंड विंटर। क्लियर? हाईएस्ट डिस्टेंस जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा दैट सोलिस्टाइस, जब इक्वेटर पे होगा दैट इज इक्विनॉक्स। क्लियर अबाउट द इक्विनॉक्स एंड द सोलिस्टाइस? अब बात करते हैं ऑरोरास की। ऑरोरा क्या है? दिस इज द मोस्ट स्टनिंग फीचर ऑन द अर्थ, जो आपको देखने मिलता है पोलर रीजन्स में, जो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा जहाँ पे हम हैं अभी इन द मिड लैटिट्यूड्स और द लोअर लैटिट्यूड्स। ये आपको हायर लैटिट्यूड्स में मिलेगा, मोस्टली अराउंड द पोल्स, जैसे कि नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया। वहाँ पे आपको एक, जो आप डायग्राम देख रहे हैं, एक इमेज देख रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसी चीज़ें होती हैं, इनफैक्ट इससे भी अच्छी होती हैं। तो ये कैसे होती हैं? बिकॉज ऑफ द सोलर एक्टिविटी। सोलर एक्टिविटी की वजह से सन से कुछ चीज़ें, जैसे कि सोलर फ्लेयर्स एक चीज़ हो गई, सोलर फ्लेयर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज़ है कोरोनल मास इजेक्शन। ये जब आती हैं टुवर्ड्स द अर्थ, वहाँ पे जाके ये टकराती है विद द एटमॉस्फेयर। अब ये पोल्स पे ही क्यों होता है, इट्स अ फुल लेंथ टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आप ये समझ जाइए कि ऑरोरास होती क्या है। ये आती है पोल्स के पास, वहाँ पे एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, वहाँ पे लाइट्स बनती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे बनती है, बट इन द फुल लेंथ क्लास। राइट नाउ दीज आर द लाइट्स जो आपको नॉर्थ में मिलेंगी, साउथ में मिलेंगी, अराउंड द पोल्स। क्लियर? नॉर्थ में हम इसको कहते हैं ऑरोरा बोरेल्स, ऑरोरा बोरेलिस। साउथ में इसको क्या कहते हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। इट इज़ फ्रॉम अ नेम, एक कंट्री है वहाँ पे, उसी हिसाब से आप गेस कर सकते हैं कि क्या कहते होंगे साउथ में। ठीक है? क्लियर अबाउट द ऑरोरास? अब चलते हैं आर्चिपेलेगो। आर्चिपेलेगो क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कुछ भी नहीं है, बस इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको मलेशिया दिखेगा, सिंगापुर दिखेगा, दिस इंडोनेशिया दिखेगा, फिलीपींस दिखेगा। बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, दीज आर ऑल आइलैंड्स। जब इनको कलेक्टिवली हम आर्चिपेलागो कहते हैं, दिस इज मलाय, ये इसका नाम है इस आर्चिपेलागो का, मलाय आर्चिपेलागो। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे जापान है, वहाँ पे भी होन्शू, होकाइडो, ऐसे ही सारे हैं। पैसिफिक में बहुत सारे आर्चिपेलागोज हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दीज आर द कॉल्ड, द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर कॉल्ड द आर्चिपेलागो। क्लियर विद द टर्म? तो आज के बाद जब भी आप ये टर्म सुनेंगे तो डरना नहीं है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड नथिंग एल्स। फिर बात करते हैं अबाउट द जॉर्ड्स। जॉर्ड्स क्या होते हैं? एफ से स्टार्ट होता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। व्हाट्स अ जॉर्ड? एफ से स्टार्ट होता है। ये है एक इनलेट ऑफ वाटर जो हायर लैटिट्यूड्स में हमें फिर से मिलेगा। बेसिकली होता क्या है, इट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जब कट करते हैं, एक यू शेप्ड वैली बनाते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स यू शेप्ड वैलीज बन जाती है।
अब यू शेप्ड वैलीज बनने की वजह से वहाँ पे फिर जब ग्लेशियर्स रिट्रीट करते हैं तो ओशन से, सीज से पानी भर जाता है इन जगहों में। दीज आर कॉल्ड द जॉर्ड्स, ठीक है, अ लॉन्ग नैरो इनलेट ऑफ सी दैट इज सराउंडेड बाय स्टीफ क्लिप्स, ठीक है, क्लियर। ये कहाँ पे मिलेगा इस डायग्राम में, आप देखो ये जो है कंट्री इट्स नॉर्वे, आपको यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, दीज आर जॉर्ड्स, दीज आर ऑल जॉर्ड्स। ये यहाँ पे इन्हीं जगहों पे क्यों मिलता है, बिकॉज यहाँ पे ठंड होने की वजह से ग्लेशियर्स बनते हैं, दे कट थ्रू द लैंड फॉर्म्स, उस वजह से यहाँ पे जॉर्ड्स बनते हैं इन द हायर लैटिट्यूड्स, जैसे आप नॉर्वे में देख रहे हैं। दिस इज वेयर द जॉर्ड्स विल बी फाउंड। दैट इज अबाउट द जॉर्ड्स एज वेल। सो दीज वर सम ऑफ द टर्म्स जो आज मुझे लगा कि ज़रूरी है जानने के लिए, जो अक्सर हमें परेशान कर देती है। आई होप यू लाइक द लेसन, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।